Good morning, students. So, let's start with part 4 of chapter number 1, the story of village Palampur. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फार्मिंग चैलेंजेस के बारे में बताया था। उन चैलेंजेस की वजह से बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कमिट करते हैं हमारी कंट्री में। अब उन चैलेंजेस में बहुत सारी चैलेंजेस आ सकती हैं, जैसे कि मनी लेंडर्स का हाई इंटरेस्ट हुआ, बैंकिंग सेक्टर्स का फैमिलियर ना होना, फार्मर्स का अनएजुकेटेड होना, फार्मर्स जो हैं वो डेट ट्रैप में कॉन्फिस्केट हो जाते हैं, देन फार्मर्स उनकी क्रॉप फेलियर है, लैंडलेस हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन है, एक्सेट्रा मेनी थिंग्स दैट लेड टू द कमिट सुसाइड इन द कंट्री बाय द फार्मर्स। तो और इसका रीज़न हमने ये भी पढ़ा था कि जो लैंड है वो फिक्स्ड थी, सस्टेन नहीं थी, जिसकी वजह से सबकी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही थी। और डेवलपमेंट का तो मतलब होता है कि ग्रोथ ऑफ इनकम एज वेल एज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि इनकम ग्रोथ तो करनी ही चाहिए और साथ में जो हमारे लाइफ के और अदर एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल, तो उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी नीड को फुलफिल करते हुए फ्यूचर जनरेशन की भी नीड को फुलफिल किया जा सके, अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखने के साथ साथ, तब जाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो अनलिमिटेड डिमांड्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनके बीच में बैलेंस बना। बात आ रही समझ में? तो लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग मैंने ये भी बताया था कि जो मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग है उसने कहीं ना कहीं हाई डिमांड्स को फुलफिल किया है, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो फार्मिंग के मेथड्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं। तो 2 मेथड्स के हैं फार्मिंग के, एक है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग और दूसरा है मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। तो बारी बारी से देखते हैं एक एक को। ट्रेडिशनल मेथड फार्मिंग ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल टाइम में यूज होती थी। ट्रेडिशनल टाइम मीन्स व्हाट, कि जो पहले यूज हुआ करती थी, जब टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, जब लोग ज़्यादा मॉडर्न नहीं थे, मतलब लोग पास मशीनरी नहीं थी। मॉडर्न का मतलब क्या, मशीनरी नहीं थी, मशीन एज से पहले। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता था कि ट्रेडिशनल टूल्स यूज होती थी। टूल्स है TOOLS, ट्रेडिशनल टूल्स लाइक खुरपा, बैम्बू सीप, वीडर, एक्स एक्सेट्रा वर यूज्ड। ये सब चीज़ें यूज हुआ करती थी। उसके बाद से जो सीड्स वो लोग सोन करते थे, वो उसकी भी क्वालिटी क्या थी, लो थी, यानी कि स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर वो हाई प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे क्योंकि सीड्स की क्वालिटी वैसी नहीं थी। उसके बाद से वो फर्टिलाइजर्स के रूप में क्या किया करते थे वो लोग, काऊ का डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर, यानी कि नेचुरल मैन्योर का यूज किया करते थे। आज के डेट के जैसे नहीं कि आज पेस्टिसाइड्स हैं और भी बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जिसका यूज किया जाता है फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन पहले तो खाली काऊ डंग और अदर नेचुरल मैन्योर थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं थी। उसके बाद से जब इन सब चीज़ों की यूज हुआ करती थी तो वाटर की भी ज़रूरत कम पड़ती थी, यानी कि इरिगेशनल एक्टिविटी के लिए वो लोग, उन लोगों को लेस वाटर की नीड पड़ती थी। वही मॉडर्न फार्मिंग में क्या है कि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको मॉडर्न फार्मिंग में बताया था अभी लास्ट क्लास में कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग मशीन, थ्रेसिंग मशीन एंड एक्सेट्रा। उसके बाद से यहाँ पे जो सीड्स यूज हुआ करती थी, कौन सी टाइप की, HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, यानी कि HYV सीड्स के बाद क्या होती हैं, ये केमिकली फॉर्म्ड होते हैं और इसमें क्या कैपेसिटी होता है कि स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर इतनी हाई प्रोडक्शन करते हैं कि सबकी डिमांड फुलफिल हो सकती है। HYV सीड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज्ड होते हैं बजाय कि काऊ डंग और अदर नेचुरल मैन्योर के बजाय। इसके बाद से क्या होता है, अब जब केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज होती है तो प्लेंटी ऑफ वाटर की नीड पड़ती है। प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब क्या, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर की नीड पड़ती है। अब ये पॉसिबल, मॉडर्न फार्मिंग हुआ पॉसिबल कैसे, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। बात आ रही समझ में? मैंने आपको ये भी बताया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसे कहते हैं, MS स्वामीनाथन। इंडिया में कब आया ग्रीन रिवॉल्यूशन,
लेट 1960s, यानी कि 1960 के आसपास। और ये क्या किया इसने, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने मॉडर्न फार्मिंग को स्प्रेड कर दिया। बात आ रही समझ में, ध्यान दीजिएगा। अब बात ये है कि जब कोई भी नई चीज़ हम यूज करते हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस यूज करने के बाद में ही पता चलता है। तो मॉडर्न फार्मिंग के भी अपने चैलेंजेस सामने आ गए। क्यों? क्योंकि इसने क्या कर दिया बताओ, प्लेंटी ऑफ वाटर यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर क्या कर देगा, ये एग्जॉस्ट कर देगा। उसके बाद से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है, तो ये क्या कर देगा, लैंड की क्वालिटी को और सॉइल की क्वालिटी को क्या कर देगा, ये डिग्रेड कर देगा। उसके बाद से लोगों को जब HIV सीड्स मिला, पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, अपने जनरेटर को, अपने ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ी, और इलेक्ट्रिसिटी की जब ज़रूरत पड़ी तो पानी खूब निकला, और पानी जब खूब निकलता तो कितने सारे लोगों ने तो क्या किया, लाइट ऑन करके छोड़ दिया, पानी फील्ड में ऐसे ही पड़े रह रहे हैं, ट्यूबवेल चला जा रहा है, जनरेटर चला जा रहा है, पंप सेट जो है वो चला जा रहा है। इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा यूज होने लगी और लॉसेज क्रिएट होने लगी। इसका मतलब ये है कि मॉडर्न फार्मिंग के अपने चैलेंज हैं। तो इन चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए, फॉर द रिमूवल ऑफ दिस चैलेंजेस, किसकी वजह से राइज हुआ था, ये मॉडर्न फार्मिंग की वजह से। इसीलिए हमें कैसा डेवलप, देखो अब ये कहोगे सर मॉडर्न फार्मिंग की इतनी सारी चैलेंज है तो फिर क्यों ना ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करें। तो आप एक बात बताओ, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करके क्या आप आज के डेट में 130 करोड़ ही नहीं, हम कितने सारे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी करते अपने फूड क्रॉप्स को, क्या ये कर पाते, क्या अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाते, क्या फार्मर्स के सुसाइड को हम स्टॉप कर पाते, नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं मॉडर्न फार्मिंग ने इन सारी चैलेंज को क्या किया है, रिमूव किया है। इसीलिए मॉडर्न फार्मिंग के जो चैलेंजेज हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो, क्योंकि यही एक मेथड है जिसके थ्रू हम सबकी डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं। बात है चीज़ में, तो इसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है। बस में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करना तो नहीं छोड़ सकते ना, वो तो हमारे काम को कितना आसान बना देता है। मॉडर्न फार्मिंग हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन इसमें क्या क्या हम छोड़ सकते हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, अगर एक घर में नल खराब हो जाए तो पूरे घर को तोड़ दोगे क्या, नल को रिमूव करोगे, नल को चेंज करोगे ना, केवल नल को चेंज करोगे, पूरे घर को तो चेंज नहीं कर दोगे ना, पूरे घर को तोड़ नहीं दोगे। इसी तरीके से मॉडर्न फार्मिंग की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स में क्या करना है, पूरे मॉडर्न फार्मिंग को हटाना नहीं है, रिमूव नहीं करना, बल्कि उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करना है। तो उसके प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें लैंड को क्या करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेन का मतलब क्या, इस तरीके से यूज करो, इसकी इतनी फर्टिलिटी क्यों ही यूज करो जितना कि हमें नीड है, एक्स्ट्रा फर्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा लैंड की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी नीड है उतना ही उसे वाटर दो, उतना ही उसे फर्टिलाइजर्स दो, उतना ही उसे जो नीड है उतना ही उसे दो, बजाय कि एक्स्ट्रा ओवर यूज करने की बजाय। इसीलिए लोगों ने क्या कहा, अब इस चीज़ को, लैंड को सस्टेन करने के लिए लोगों ने क्या अडॉप्ट किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं जिनकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है, उसको रिमूव कर दो, उसकी जब क्या यूज करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या, नेचुरल मैन्योर का यूज करो, अरे उसी HYV सीड्स का यूज करो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करो। इसका मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, नो केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना है, अरे उस में। तो इसलिए हमें लैंड को सस्टेन बनाना पड़ेगा ताकि कोई भी फार्मर सुसाइड कमिट ना करे, उसका लैंड जो क्वालिटी है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन तक बनी रहे, उसकी सॉइल की क्वालिटी बनी रहे। क्योंकि आज के मैक्सिमम फार्मर सुसाइड इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें तो HYV सीड्स दे दिया गया, मॉडर्न फार्मिंग का यूज़ करना शुरू कर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करना शुरू कर, लेकिन कब तक, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन उसके बाद तो लैंड परमानेंटली डिग्रेडेड हो गई। इससे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी होने लगी और सुसाइड करने लगे। बात समझ आ रही है। आज के डेट में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में देखा जा सकता है इन चीज़ों को। गॉट इट। तो ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से हमने क्या सीखा, तो मैं आपको ये बता दूँ, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था
कि इस विलेज को इमेजनरी विलेज क्यों माना गया है। तो मैं बता दूं आपको, इस विलेज को इमेजनरी विलेज इसलिए माना गया है ताकि हम बच्चे, मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि इस स्टोरी को, इस विलेज को इमेजनरी मानने के पीछे रीज़न ये है कि आपको ये समझाया जा सके आने वाले टाइम में जो इंडिया विलेजेस की कंट्री है, उन विलेजेस को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। अगर जब तक, अब आपको पता है कि ऐसी विलेज पूरी कंट्री में हमारे नहीं है, इसीलिए तो इसको इमेजनरी माना गया है, ताकि आप इसको इमेजिन करके आने वाले टाइम में जब आप IAS ऑफिसर बने, बड़े पोस्ट पर बैठें, और जब आपके पास ये पावर हो कि आप किसी गांव को, किसी विलेज को डेवलप करना चाहें, उसे मॉडर्न बनाना चाहें, उसे स्मार्ट बनाना चाहें, तो आप द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की स्टोरी याद करिए, इस विलेज में दी गई फैसिलिटीज़ को याद करिए, और उसकी जो चैलेंजेस थी उसको रिमूव करके आप एक नया विलेज बनाइए जहाँ पे कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी हार्म किसी को ना पहुँचे। एनिवर्सरी में आपके इस बुक में बहुत सारी कलरफुल बॉक्सेस में स्टोरीज़ दी गई हैं। उन स्टोरीज़ को पढ़ करके आप ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि एक पुअर फार्मर क्या करता है, एक रिच फार्मर क्या करता है एनिवर्सरी में। और तो इन सब चीज़ों को समझते हुए ये जो चैप्टर है आपका फिनिश होता है आज। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।